सरल, सहज और सुगम हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित लेखिका आशा पांडे जी की लिखी हुई कहानी वसीयत। तो शुरू करते हैं कहानी वसीयत। यहीं इसी जगह पर पहले एक चाल हुआ करती थी। उसमें 4 खोली हमारी थीं। उधर आनंद अपार्टमेंट के सामने वाले उस फ्लैट में तो हम बाद में गए थे। पहले यहाँ दिखता था वो फ्लैट, अब तो देखो बीच में इतने फ्लैट हो गए। यहाँ मुंबई का तो पूछो मत, हर महीने एक नया फ्लैट उगाता है। तो उस साल म्हाडा की स्कीम इस इलाके के लिए भी आई थी। मेरे भाई ने फॉर्म भर दिया था। उसका नसीब देखो, लग गया उसका नंबर। उस समय उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे, इधर उधर से मांग के भी कम पड़ रहे थे। मेरी भाभी ने भाई को सुझाया कि माँ के गहने बेच दो, आखिर गहने इन्हीं दिनों के लिए तो होते हैं। भाई ने गहने बेच दिए। अच्छे पैसे मिले थे माँ के गहनों से। पुराने ज़माने के एकदम शुद्ध सोने के मोटे मोटे 4 कड़े थे। गले की मोटी सी चेन थी। दादी की दी हुई सोने की मोटी करधनी भी थी। अंगूठियाँ बुंदे तो कई कई जोड़े थे माँ के पास। कुछ उसे शादी में मिले थे, कुछ मेरी दादी ने दिया था। माँ जब तक रहीं अपने गहनों को संभाल कर रखीं, तभी तो भाई के काम आए वो गहने। उधर हमारा फ्लैट चौथे माले पर था। उस माले पर 4 फ्लैट और थे, सारे 1 BHK। एक हॉल, एक बेडरूम, एक किचन, रसोई मिलाकर बस 3 कमरे। रहने वाले हम 5 जने। मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी और उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। मैं सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, दुकान से दूध और ब्रेड ले आती, सब्जी भाजी काट देती, आटा गूंथ कर रख देती। तब तक मेरी भाभी भी उठ जाती। मेरी भाभी को घर में भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उनके उठने के बाद मैं हॉल से लगकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। लोग लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते थे ना, इसलिए सीढ़ियाँ खाली पड़ी रहती थीं और मुझे बैठने का स्थान मिल जाता था। नाश्ता और खाना भाभी बनाती थीं। मुझे देखकर उन्हें घिन आ जाती थी। वो मेरे दांत थोड़े भद्दे और बड़े थे ना, इसलिए जब तक खाना बनता था मुझे रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी। जब भाभी सबका टिफ़िन भरकर तैयार कर देती थी और ख़ुद भी अपना टिफ़िन लेकर ड्यूटी पर निकल जाती थी, तब मैं रसोई में जाती थी। नाश्ता खाना जो कुछ भी रहता था खा लेती थी और फिर से किचन की सफाई करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और दोपहर में बैठकर टीवी देखती। मेरी भतीजी मीता जब बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। पर कैसे कैसे तो लोग हैं इस दुनिया में, बेचारी को ठीक से रखे ही नहीं, आ गई लौट कर। कुछ दिन बाद उसका तलाक हो गया। उसे देख देख कर मेरा मन भीतर ही भीतर बहुत रोता था। अब मेरी भतीजी भी घर में रहने लगी। अब दोपहर में हम दोनों साथ साथ बैठकर टीवी देखते। वो दीवान पर बैठ जाती, मैं नीचे फर्श पर। वो मुझसे घिनाती नहीं थी। भाभी की छुट्टी वाले दिन मैं काम करके पूरी दोपहर सीढ़ियों पर ही बैठी रहती थी। अन्य दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर बरसात में पानी की बौछार सीढ़ियों तक आ जाती थी। मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में शिंदे परिवार रहने आया। शिंदे भाभी और मेरी भाभी कभी कभी बातचीत करती थी। लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते समय जब उन्हें मैं सीढ़ियों पर बैठी दिख जाती थी, तब वो मेरा भी हालचाल पूछ लेती थी। मेरे होंठ बहुत अधिक न फैल जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए मैं धीरे से मुस्कुरा देती थी। मुस्कुराने के अलावा मैंने उन्हें कभी कोई जवाब दिया ही नहीं। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे कुछ पूछना छोड़ दिया, पर सामने पड़ने पर मुस्कुरा जरूर देती थी। मेरी भाभी कहती थी कि मेरे दांत गंदे हैं, तो मैं सोचती थी कि जैसे भाभी को मेरे दांतों की घिन है, वैसे दूसरों को भी होगी। बस इसलिए मैंने सबसे बोलना मुस्कुराना छोड़ दिया था। एक दिन जब मेरी भाभी की छुट्टी थी, उन्होंने पकौड़े बनाए। एक प्लेट में पकौड़े भरकर उन्होंने मुझे शिंदे भाभी के घर ले आने को कहा। जब मैं वहाँ गई तो शिंदे भाभी ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं सकुचाती हुई बैठ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इनके यहाँ काम करती हो? मैंने मुंह पर हाथ का आड़ लेते हुए कहा, नहीं, ये मेरे बड़े भाई का घर है, मैं यहीं रहती हूँ। तुम इनकी बहन हो? हाँ। उन्हें जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने फिर से वही प्रश्न दोहरा दिया, सच में तुम इनकी बहन हो? मेरे फिर से हाँ कहने पर वो चुप हो गई। मैं भीतर ही भीतर शर्म से पानी पानी हो गई। ये मुझे काम करने वाली समझती हैं। उन्होंने मुझे चाय पिलाई,
थोड़ी देर वहाँ बैठकर मैं वापस आ गई। उस दिन उनसे मेरी बहुत कम बात हुई, पर उतने से ही वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मेरा उनसे बार बार बात करने का मन होने लगा और मैं अपने दांतों पर खूब रगड़ रगड़ कर ब्रश करने लग गई। एक दोपहर जब भाभी अपनी ड्यूटी पर थीं तथा तेजस अपने स्कूल और मीता अपनी सहेली के घर गई थी, मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला। मैं हड़बड़ा कर पूछ बैठी, आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं? आपके बाल बहुत अच्छे हैं, मुझे भी वही शैम्पू लाना है। उन्हें सामने देखकर मुझे यही बहाना सूझा था। वो मुस्कुराईं। उन्होंने शैम्पू का नाम बताया, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं शैम्पू के नाम को तुरंत भूल गई और अगला प्रश्न कर बैठी, उस दिन पकौड़े अच्छे बने थे? हाँ, बहुत अच्छे। आओ बैठो ना। मैं यही चाहती थी। बिना देर किए अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मीता कह रही थी कि नमक कुछ कम हो गया था। नहीं, ठीक तो था। तुमने भी तो खाया होगा। नहीं, पकौड़े कम पड़ गए थे, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। वो मुझे कुछ देर तक देखती रह गईं और मैं अपनी झेप मिटाने के लिए आसपास रखे सामानों पर नज़र दौड़ाते बैठी रही। उन्होंने मुझसे पूछा, आप इतनी गर्मी में भी पूरी पूरी दोपहर बाहर जीने पर बैठी रहती हैं, क्यों? मुझे उनके इस प्रश्न पर मुस्कुराने का मन हुआ, पर न जाने कैसे मैं रो पड़ी। वो मुझे गले से लगाईं, चुप कराईं। कुछ देर वहाँ बैठकर मैं अपने घर आ गई। अब मैं मौका पाते उनके पास चली जाती थी। वो मुझसे बहुत सी बातें पूछती थीं, मैं उन्हें बहुत सी बातें बताती थी। जैसे हम लोग पहले पीछे वाली चाल में रहते थे, अब मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी, हम लोग साथ साथ बाजार जाते, पिक्चर देखते, भेलपूरी वड़ा पाव खाते। मेरी सहेली बहुत गरीब थी, उसकी पढ़ाई का भी खर्च मेरी माँ ही देती थी। पिताजी की किराने की दुकान थी। जब मेरे पिताजी का हार्ट फेल हो गया, तब उस दुकान को मेरा भाई संभालने लगा। मेरी सहेली बहुत अच्छी थी, मेरे भाई के साथ बाजार जाती थी और दुकान के लिए मोल भाव करके थोक में सामान खरीदवाती थी। 12वीं के बाद हम दोनों ही नर्स की ट्रेनिंग करने लगे। ट्रेनिंग को 3-4 महीने ही बीते थे कि एक दिन मेरी माँ का भी हार्ट फेल हो गया। मैं और मेरा भाई बिना माँ बाप के हो गए। मेरी सहेली हम दोनों का अब और अधिक ध्यान रखने लगी। एक दिन उसने मुझे समझाया कि मैं ट्रेनिंग छोड़कर घर में रहूं। भाई के खाने पीने की व्यवस्था तथा घर की देखभाल ट्रेनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी उसकी बात जच गई। मैं घर में रहूंगी तो भाई को घर घर जैसा लगेगा, नहीं तो माँ को याद करता बैठा रहेगा। मैंने नर्स की ट्रेनिंग छोड़ दी। कुछ दिनों बाद मेरे भाई ने शादी कर ली। तुमने नहीं की शादी? मुझे बीच में टोकते हुए उन्होंने पूछा। नहीं, नहीं की। शुरू शुरू में मेरे लिए कई रिश्ते आए, कई जगह बात चली, पर मेरे भाई और भाभी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था और जो पसंद आता था उसे मैं पसंद नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो गए। मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं थी कि कोई मुझसे शादी करता। मैं हंसने लगी। किसने कहा? तुम अभी भी बहुत सुंदर हो, बस रहती नहीं हो ठीक से। पहले भी ऐसे ही रहती रही होगी। अब देखो ना, इतना लंबा ढीला ढाला कुर्ता पहनती हो, गले में किसी भी रंग की ओढ़नी लटका लेती हो। बुरा मत मानना, लेकिन ठीक से रहो तो अभी भी सुंदर हो। हाँ, पर भाभी के कपड़े मुझे बड़े और ढीले ही होते हैं, तो सिलाई करवा के अपने नाप का बनवा लिया करो ना। टेलर बहुत पैसा मांगता है। भाभी कहती हैं कि इतने पैसों में तो नया सिल जाएगा। तो नया सिलवा लिया करो। और ये जो बोलते समय मुंह पर हाथ रख लेती हो, ये भी पुरानी आदत होगी। जी जी, मेरे वो दांत बहुत बड़े और गंदे हैं ना, मैंने नज़रें झुकाते हुए कहा। तुम्हारे दांत ना तो इतने बड़े हैं और ना ही गंदे। अपने नाप का कपड़ा पहनो। बात करते समय मुंह पर हाथ मत रखा करो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, अपने को कम मत समझा करो। मैं चुप हो गई। उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि सही तो कह रही हैं ये, मुझे अपने नाप के ही कपड़े पहनने चाहिए। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने उन्हें बताया, जब मेरी सहेली थी ना, तब मैं उसके साथ जाकर अपने नाप के कपड़े खरीदती थी। बहुत अच्छी पसंद थी उसकी, और तब मेरे पास पैसे भी रहते थे। तुम्हारी सहेली अब कहाँ है? यहीं है। इसी शहर में? हाँ। मेरी आवाज़ धीमी हो गई। कभी मिलने नहीं आती? मैं चुप रही। उन्होंने बात जारी रखते हुए पूछा, उसकी तो शादी हो गई होगी ना? हाँ। कब की हो गई? शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इसीलिए वो नहीं आ पाती होगी।
तुम लोगों को मिले भी लंबा समय बीत गया है। एक बार जाकर उससे मिलाओ तो फिर से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। अकेले जाना तुम्हें कठिन लगे तो अपनी भतीजी या भाभी को साथ लेकर चली जाओ। मैं चुप रहना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे मैंने सिर नीचे किया और धीरे से कह गई, मेरी भाभी ही मेरी सहेली थी। वो बड़ी जोर से क्या कहकर चौंकी थी। फिर बहुत देर तक हम दोनों चुप ही बैठे रहे। बाद में मैं अपने घर आ गई। अगले कई महीनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। इसी बीच नगर पालिका ने हमारी चाल को तोड़कर उस जगह पर अपार्टमेंट बनाना शुरू किया। हमारी खोली के बदले में मेरे भाई को 2 1 आर के फ्लैट मिलने वाले थे। एक दिन जब मेरे घर में कोई नहीं था तब शिंदे भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया। उनके घर में एक मैडम बैठी थी। शिंदे भाभी ने बताया कि एक संस्था की अध्यक्ष हैं। इनकी संस्था महिलाओं के हित का काम करती है। उन मैडम ने मुझसे मेरे पिता का नाम तथा मेरी चाल का पता और नंबर पूछा। मैंने उन्हें बता तो दिया, पर मन में विचार आया कि जब अब चाल गिरा दी गई है तब उसका पता और नंबर पूछ कर ये क्या करेंगी। शिंदे भाभी ने मुझसे कहा कि ये पता और नंबर पूछने वाली बात को मैं किसी से न करूं। वो मुझे अपनी सी लगने लगी थी। मैंने उनकी बात गांठ बांध ली और कभी किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। 1 महीने बाद महानगर पालिका से एक नोटिस आई, जिसे पढ़कर मेरा भाई चिंतित दिखने लगा। मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। वो भाभी को बता रहा था कि मैं खोली का अकेला वारिस नहीं हूँ। किसी ने इस बात की शिकायत कर दी है, अब जांच होगी। उसके बाद भाभी उस पेपर को बहुत देर तक पढ़ती रहीं। अगले कई दिनों तक मेरे घर पर महानगर पालिका के कई कर्मचारी आए गए। मेरा भाई भी वकीलों के यहाँ चक्कर लगाता रहा। मुझे शक हुआ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसका संबंध उस महिला को खोली का पता और नंबर देने से तो नहीं है। मैं मौका देकर सामने वाली भाभी के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया और जानना चाहा कि मेरे पता और चाल नंबर बताने के कारण ही तो ये सब नहीं हो रहा क्या। मैंने शिंदे भाभी से जो कुछ पूछा उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, उल्टे मुझसे ही पूछ बैठी, वो तुम्हारे पिता की खोली थी ना, क्या तुम नहीं चाहती हो कि उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिले। हिस्सा? क्या करूँगी हिस्सा लेकर, रहती तो मैं यहीं हूँ। हाँ, सीढ़ियों पर बैठकर, उतरे हुए कपड़े पहनकर, बच जाए तो खाकर, नहीं तो संतोष करके। वो आवेश में बोल रही थी और मैं आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। क्या रिश्ता था उनसे हमारा, फिर भी कितनी अपनी सी लग रही थी वो। कुछ देर बाद वो एकाएक नरम हुई, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, 4 खोली के बदले 2 फ्लैट मिल रहा है। 1 आर के ही सही, पर है तो 2 फ्लैट। उसमें से एक तुम्हें मिल जाए तो क्या गलत होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि दोपहर आराम से बिताओ, बोलो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तब तुम शांत रहो, बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर प्रॉपर्टी के किसी पेपर पर दस्तखत मत करना, और जब भी ज़रूरत पड़े खुलकर कहना कि तुम्हें भी पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, समझी ना। मैंने फिर से हाँ में सिर हिला दिया, पर ठीक ठाक कुछ समझ नहीं पाई। मेरी बुद्धि इस ओर कभी गई ही नहीं। ये मेरे भाई का घर है, मैं उसके साथ रह रही हूँ और ऐसे ही रहते रहना है। इससे अधिक मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, पर अब दिमाग में हर समय यही गूंजता है, मेरा भी हक है। और मैं दिन दिन भर सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ, मेरा भी हक। और मैं भाभी के उतारे कपड़े पहनती हूँ, मेरा भी हक। और मैं कुर्सी या बिस्तर पर बैठ नहीं सकती हूँ, मेरा भी हक। और मैं पकौड़े, समोसे या कुछ नया बनने पर रसोई में उसे बनता देखकर संतोष करती हूँ, मेरा भी हक, मेरा भी हक। हथौड़े की तरह वार कर कर के मुझे सचेत कर दिया इस शब्द ने। अब मैं भी चाहने लग गई कि एक फ्लैट मुझे मिल जाए। मेरा भाई और भाभी दिन दिन भर अनुमान लगाते कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाला व्यक्ति बिल्डिंग का ही है या कोई नातेदार रिश्तेदार। एक दिन मेरे भाई ने एक पेपर मेरे सामने फैलाकर कहा, यहाँ इस जगह पर दस्तखत कर दो। मुझे शिंदे भाभी की बात याद हो आई। मैंने पूछा, क्या है ये, मेरा दस्तखत क्यों चाहिए। खोली का पेपर है, दोनों फ्लैट मेरे नाम चढ़ने हैं इसलिए। मेरे भाई को विश्वास था कि मैं उसके बोलते ही दस्तखत कर दूंगी, पर जब मैंने दस्तखत करने से मना कर दिया तो वो चीखा, क्या तुम दस्तखत नहीं करोगी, क्यों। क्योंकि मुझे भी हिस्सा चाहिए। शिंदे भाभी ने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही बोल दिया।
मेरे भाई को तो करंट जैसा लगा। तो तुमने शिकायत की थी मेरी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, पर लेना है मुझे। वर्षों से मैं भाई के सामने चुप रहती आई थी, और अब जब बोली तो सीधे हिस्से की बात। मेरे भाई को मेरी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मुझे जोर का धक्का दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ी। वो चिल्लाता रहा, नमक हराम, मैं इतने सालों से पाल रहा हूँ तुम्हें, और तुम हो कि एहसान मानने के बजाय हिस्सा मांग रही हो। याद है, माँ बाप को गुजरे 25 साल हो गए। मैंने मुंह मोड़ लिया होता तो अनाथों की तरह कहीं भीख मांगती पड़ी रहती। तब तुम्हारा दिमाग इतना न चलता। आज चली हो हिस्सा मांगने। वो चिल्लाता रहा। मैं फर्श पर औंधे मुंह पड़ी रही। नहीं, चोट लगने के कारण नहीं, दिल के दर्द के कारण। सारी शक्ति निचुड़ गई थी। अपने से उठ पाना संभव नहीं लग रहा था। मीता घर पर थी, तेजस भी था। तेजस से तो नहीं, पर मीता से मुझे उम्मीद थी कि वो आएगी मेरे पास, लेकिन वो भी नहीं आई। अचानक मुझे ध्यान आया कि मीता कैसे आएगी। आखिर पैर तो पेट की तरफ ही मुड़ता है। मैं ही उल्टी उम्मीद लगा बैठी हूँ। हताश होकर मैं खुद ही उठी। भाई अब भी चिल्ला रहा था। मैं चुप रही, पर दस्तखत मैंने नहीं किए। अगले कई दिनों तक मेरी भाभी और भाई ने मुझे तरह तरह से समझाया, प्रेम दिखाया, लालच दिखाई, डांट फटकार लगाई, पर मैं टस से मस न हुई। शिंदे भाभी की बात मुझे अपने भाई भाभी की बात से अधिक भरोसे की लगी थी। एक दिन मेरे भाई का धैर्य समाप्त हो गया। उसने पहले तो मुझे खूब गालियाँ दी, जी भरकर हाथ उठाया, और अंत में मुझे घर से निकाल दिया। 2 अपार्टमेंट छोड़कर दूर के रिश्ते की मेरी एक मौसी रहती थी। मैं उनके घर गई। मेरी मौसी ने कहा, मैं तुम दोनों की लड़ाई झगड़े में तो नहीं पड़ूंगी, पर तुम जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। मैं मौसी के घर रहने लगी। भाई कोर्ट में ये नहीं सिद्ध कर सकता था कि वो पिता की इकलौती संतान है, और मैं अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थी। और इस प्रकार 2 आरके फ्लैट्स में से एक ये वाला मेरे नाम हो गया। फ्लैट मिलने में साल 1.5 साल का समय बाकी था। मैं मौसी के घर रहने लग गई थी। मौसी ने वहीं पास की एक किराना की दुकान में मेरी नौकरी लगवा दी। मौसी को एक बेटी थी जो अपने ससुराल में थी। यहाँ बस मौसा मौसी रह रहे थे। मैं अपनी कमाई का कुछ पैसा मौसी को दे देती थी, तथा घर के कामों को भी कर देती थी। इस प्रकार मैं मौसी पर बोझ नहीं थी। अब मैं खुलकर सांस ले रही थी, और मन ही मन शिंदे भाभी के प्रति कृतज्ञ थी। कभी कभी मेरा उनसे मिल लेने का मन होता था, पर उनके घर जाकर मिलने पर मेरे भाई भाभी को उन पर शंका हो जाती। कभी कदा रास्ते में आते जाते समय मुलाकात हो जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जब मैं मौसी के घर रहने लगी तो महाडा ऑफिस में मौसी का ही पता दे आई थी। एक दिन एक पेपर आया जिसमें फ्लैट के बनकर पूरा होने की सूचना थी, तथा मुझे महाडा ऑफिस में बुलाया गया था। मैं मौसी को साथ लेकर वहाँ गई। मेरा भाई भी वहाँ पहुँचा था। मैं उसे देखकर एक बारगी खुश हुई, पर उसने मुझे घूर कर देखा और अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर लीं। उसने मौसी से भी बात नहीं की। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं फिर से कमज़ोर हुई। क्या करूँगी इस फ्लैट को लेकर जब अपना भाई ही अपना न रहा हो तो। पर यह कमज़ोरी थोड़ी देर के लिए थी। जल्दी ही मुझे शिंदे भाभी की बात याद आ गई। भाई का व्यवहार याद आ गया। मैंने भी भाई की ओर से नज़रें फेर लीं, और जहाँ जहाँ मुझे दस्तखत करने को कहा गया मैंने किया, तथा फ्लैट का पेपर और चाबी लेकर वापस आ गई। मौसी ने मेरे लिए बत्ती वाला एक स्टोव, कुछ ज़रूरी बर्तन, थोड़ा सा राशन पानी आदि खरीदवा दिया। मैं इन सामानों को लेकर अपने घर में अपनी गृहस्थी जमा कर रहने लगी। नौकरी में अब भी किराने की दुकान पर ही करती थी, और हर रोज़ मौसी से मिलने उनके घर जाती थी। अब सब कुछ था मेरे पास, ज़रूरत भर का पैसा, घर, सुख, शांति, सब कुछ। फिर भी कभी कभी भाई और भाभी के बच्चों की बहुत याद आती थी। कभी कभी रास्ते में तेजस या मीता मुझे मिल जाते थे, पर मुझे देखते ही वो या तो अपना रास्ता बदल देते या अपना मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए निकल जाते। और ऐसा जिस दिन भी होता मैं मौसी के पास जाकर घंटों रोती। 10 वर्ष हो गए हैं इस बात को। अब तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी। अपने घर में पेइंग गेस्ट रखती हूँ, 2 लड़कियाँ हैं, उनको खाना भी बना कर देती हूँ। इतना पैसा मिल जाता है कि मेरा गुजर बसर हो जाता है। क्या कहा? मेरे बाद इस घर का क्या होगा? मौसी को भी यही चिंता थी। कभी कभी कहती थी तेजस के नाम वसीयत कर दे। अपने आखिरी समय में सठिया गई थी ना। वैसे एक राज की बात बताऊं, वसीयत मैंने कर दी है।
अरे नहीं, तेजस के नाम नहीं, मीता के नाम। तलाक लेकर मायके में रहती है, आखिर उसे भी तो एक भाई है। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी, वसीयत। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।